अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज का जो ये लेक्चर है, ये सेकेंड ईयर के लेक्चर्स के सिलसिले में ही एक चेंज जो चल रही है कोविड-20 की वजह से, जो आपको पेंडेमिक सिचुएशन में जो आपको वेकेशंस हुई हैं, ऑनलाइन क्लासेस आपकी चल रही हैं, उसी सिलसिले में दिया जा रहा है। ये स्पेशली इन 2 कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं ज़रा एक बात आप लोगों को कह दूं कि लेक्चर जो 3.8 है, उसके बारे में एक लेक्चर मैं आपको पहले दे चुका हूँ। उस लेक्चर के अंदर आप लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशंस को देखा था। डिफरेंशियल इक्वेशंस की क्लासिफिकेशन आप लोगों ने देखी थी, डिफरेंशियल इक्वेशंस। और वो जो क्लासिफिकेशन थी, उसको करने के बाद एक्सरसाइज का आज प्रॉपरली आगाज़ हो रहा है। डिफरेंशियल इक्वेशन को बेटा DI/F-E-Q से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग ये पूरा वर्ड ही लिखोगे तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा गया है। डिफरेंशियल इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस हैं उनकी तरफ आता हूँ। एक्सरसाइज को प्रॉपरली स्टार्ट ले रहा हूँ। इस एक्सरसाइज के अंदर आपने डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए जो टाइप पढ़नी है डिफरेंशियल इक्वेशंस की, एक्चुअल में डिफरेंशियल इक्वेशंस को एटलीस्ट 20+ टाइप्स में हम ग्रेजुएशन लेवल में डिवाइड कर देते हैं। तो उन टाइप्स में जो 20+ टाइप्स में जो पहली टाइप है, जो मोस्ट ईजीएस्ट टाइप है, वो यहाँ एक्सरसाइज 3.8 में दी गई है, जिसका नाम है वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, अब जो ये वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, वो एक जनरल फॉर्म की शक्ल में बता रहा हूँ। आपके पास जब कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आती है तो एक्स और वाई जो फंक्शन ऑफ एक्स और वाई है, यानी मिक्स हुए हुए एक्स और वाई की शक्ल के फंक्शन आपके सामने आते हैं। आपने उनमें से करना क्या है, आपने एक्स वाली टर्म्स को डी एक्स के साथ अलहदा सेपरेट करके लिखना है, और जो वाई वाली टर्म्स हैं उनको डी वाई के साथ अलहदा सेपरेट करके लिखना है। इसका मतलब हम इस फंक्शन के पार्ट्स बनाएंगे। ये डी एक्स जो यहाँ डिवाइड और उससे जाके मल्टीप्लाई होगा, जो पार्ट्स जो उनसे हैं राइट साइड से वाई वाले उठा के आप लेफ़्ट साइड पे लेकर आएंगे, तो आपके पास ज़ाहिर एफ के हिस्से बन जाएंगे। एक हिस्से का नाम मैंने जी वाई रख लिया, जो डी वाई के साथ आ जाएगा, और जो डी एक्स है उधर दूसरी तरफ जाएगा, तो एक हिस्से का नाम मैंने एच एक्स रख लिया। यानी एक फ़र्ज़ी कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ये बात लिखी जा रही है कि आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन बेटा आएगी, आपने उसके पार्ट्स करने हैं। एक्स और वाई वाली टर्म्स को आपने सेपरेट कर, इसी वजह से इस टाइप का नाम था वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। मीन्स आपने वेरिएबल्स को सेपरेट करना है। जब आप ये काम करने में कामयाब हो जाएंगे, आपने इंग्लिश में एक लाइन लिखा करनी है हर क्वेश्चन के नीचे, इट इज़ वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। इट इज़ वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये वर्ड आप लिखा करेंगे हर क्वेश्चन के नीचे जैसे ही वेरिएबल सेपरेट होंगे। और उसके बाद नेक्स्ट लाइन आया करेगी टेक इंटीग्रल ऑन बोथ साइड्स। अच्छा, जब आप इंटीग्रल लेंगे दोनों साइड्स के ऊपर, तो इस तरफ भी इंटीग्रल आएगा जी वाई डी वाई के साथ, और इस तरफ भी इंटीग्रल आएगा एच एक्स डी एक्स के साथ। और फिर आप इंटीग्रेशन कर देंगे जैसे आपने पूरे चैप्टर में इंटीग्रेशन सीखी। इसकी कोई इंटीग्रेशन मैंने उसका नाम जी वाई फ़र्ज़ कर लिया, इसकी इंटीग्रेशन का नाम मैंने एच एक्स फ़र्ज़ कर लिया, और एक तरफ प्लस सम कांस्टेंट, जब इंटीग्रेशन हो जाती है तो प्लस सम कांस्टेंट भी आता है। तो ये इस तरह करके आपने डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया करना है। अच्छा, इसके सलूशन के हवाले से कुछ बातें जो मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ, वो आप लोगों के ज़हन में होनी चाहिए। देखिए, बात ये अननोन कांस्टेंट, जब आप लोग स्टार्टिंग एक्सरसाइज पढ़ रहे होंगे तो वहाँ टीचर्स बताते हैं, मैं एक दफ़ा वो बात रिपीट कर रहा हूँ जो मैं क्लासेस में बताता आया हूँ, कि जो 3.2 से 3.4 तक आपने इंटीग्रेशन पढ़ी, उसका नाम है इंडेफिनिट इंटीग्रल्स। इंडेफिनिट इंटीग्रल्स जो से, और 3.5 तक, 3.2 से 3.5 तक जो आपने पढ़ी है, उसका नाम है इंडेफिनिट इंटीग्रल्स। वो इंडेफिनिट इंटीग्रल्स पढ़ने के बाद जैसे ही आप 3.6 पर गए थे, जो लेक्चर मैंने अपलोड भी किए हैं, तो उसका नाम था डेफिनिट इंटीग्रल। इंडेफिनिट इंटीग्रल्स में क्या आप लोग करते थे, जब आप किसी फंक्शन की इंटीग्रेशन करते हैं, मसलन मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास ये एक फंक्शन है x+1 dx। ये मैंने दो साइड्स पे एक ही क्वेश्चन लिखा है आपके सामने। अब जब आप इसकी इंटीग्रेशन करते हैं, तो ये तो कोई फंक्शन है, उसकी वो पावर है 1, और पावर छोड़ें इसका डेरिवेटिव भी 1 है, वो साथ पड़ा हुआ, तो इस पर पावर रूल लगता था। इसकी इंटीग्रेशन होती है एक पावर ऐड, उसी से डिवाइड, प्लस सम कांस्टेंट। अच्छा, इसकी इंटीग्रेशन ऐसे भी तो हो सकती है, ये दो फंक्शन हैं
और दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं तो दोनों की अलग-अलग इंटीग्रेशन, एक्स की अलहदा, वन की अलहदा, एक्स की होती है एक्स स्क्वायर ओवर टू और डी एक्स की होती है एक्स प्लस सम कांस्टेंट। अब आपकी नज़रों में ये आंसर और है और ये आंसर और नज़र आ रहा है। अगर आप इसे ओपन करें तो बेटा ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन ओवर टू प्लस सम कांस्टेंट। बज़ाहिर ऐसे लगता है जैसे ये आंसर डिफरेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप इस टू को इन तीनों के नीचे लिखते हैं तो ये आपके पास आ जाता है एक्स स्क्वायर ओवर टू प्लस टू एक्स ओवर टू। जब आएगा तो ये सिर्फ एक्स है, प्लस वन बाई टू आएगा, प्लस सी आएगा। तो ये हिस्सा तो वही है जो ये हिस्सा है। ये जो वन बाई टू और प्लस सी है, इसका नाम अगर हम सी वन फ़र्ज़ कर लें, ज़ाहिर है ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, इनका सम भी कोई कांस्टेंट होगा, उसका नाम मैंने सी वन फ़र्ज़ कर लिया, तो ये शक्ल और ये शक्ल सेम होगी। चूँकि इनमें फ़र्क क्या नज़र आ रहा है, इसमें फ़र्क ये नज़र आ रहा है कि इसी आंसर में वन बाई टू एक्स्ट्रा इस आंसर की शेप में नज़र आ रहा है कि अननोन जो कांस्टेंट है या एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ कांस्टेंट हमें क्वेश्चंस की पता नहीं होती इंटीग्रेशन में, इस तरह की टाइप के अंदर, इस वजह से इसे इंडेफिनिट इंटीग्रल्स बोलते हैं। तो जो इंडेफिनिट इंटीग्रल्स हैं, जब आप उसकी इंटीग्रेशन करेंगे, यानी अब मैं क्वेश्चंस की तरफ वापस आता हूँ जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो अननोन कांस्टेंट लिखने के डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो हमने ये टाइप या एक्सरसाइज पढ़नी है, उसके अंदर जवाब लिखते हुए कुछ आंसर्स ऐसे क्वेश्चंस के भी आएंगे। जैसे मैं आपके सामने दो एग्जांपल से बात कर, तो मेरे पास एक ये क्वेश्चन है और एक बेटा मैंने ये क्वेश्चन लिखा है। अच्छा जी, वन ओवर हमारे पास ये वन ओवर एक्स वाई आपके पास है, या इस तरह कर लो वाई ओवर एक्स कह लो, चलो फिलहाल। अच्छा देखो, ये क्वेश्चन जो है इसमें वेरिएबल्स को सेपरेट करें तो वाई दूसरी तरफ चला जाएगा और एक्स के साथ डी एक्स इस तरफ आ जाएगा। अच्छा, इसकी इंटीग्रेशन करें तो y इस तरफ आएगा और dx उधर जाएगा, तो वन ओवर वाई डी वाई के साथ मेरे पास आ जाएगा वन ओवर एक्स डी एक्स। तो मैंने आपसे कहा था x वाली टर्म्स एक तरफ करनी है और y वाली टर्म्स एक तरफ करनी है। जैसे ही आप ये काम करने में कामयाब हो जाएंगे, आपने इंग्लिश में एक लाइन लिखनी है, इट इज़ वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन टेक इंटीग्रल ऑन बोथ साइड। यानी मैंने डायरेक्ट इंटीग्रल लिख दिया, लेकिन ये आपने जैसे वेरिएबल सेपरेट करने हैं तब इंटीग्रल्स लिखने हैं। इसकी इंटीग्रेशन आएगी वाई स्क्वायर ओवर टू, इसकी इंटीग्रेशन आएगी एक्स स्क्वायर ओवर टू प्लस सब कांस्टेंट लिख देंगे। लेकिन इस सवाल की जो इंटीग्रेशन है इसकी आती है लॉग वाई, इसकी आती है लॉग एक्स। तो बताना मैं सिर्फ ये चाह रहा था एग्जांपल के थ्रू कि जिस क्वेश्चन की इंटीग्रेशन में हर टर्म में लॉग इन्वॉल्व होगा, उसमें कांस्टेंट को सिंपल कांस्टेंट लिखने की बजाय लॉग ऑफ सी आप लिखा करेंगे। यानी आंसर लिखते हुए आपने कांस्टेंट के साथ खुद से, भाई ये भी तो सी भी तो अननोन है, तो लॉग सी भी अननोन है। और लॉग सिर्फ एक सिमिलैरिटी लाने के लिए लिखा गया है कि भाई सारी टर्म्स में लॉग आ रहा है, इसमें भी लॉग लिखने का मकसद या फ़ायदा। अब ये देखो, दो लॉग ऐड हों तो इसे प्रोडक्ट की शक्ल में लिख सकते हैं, एक्स मल्टीप्लाई बाई सी या सी मल्टीप्लाई बाई एक्स। तो आपने नाइन्थ क्लास में रूल पढ़ा हुआ है, लॉग एम एन जो है वो बराबर होता है लॉग एम प्लस लॉग एन। तो वो जहाँ दो प्लस में लिखे हुए थे उसे मैंने प्रोडक्ट की शक्ल में लिख दिया, और अब मैं दोनों तरफ एंटी लॉग लूँ तो ये लॉग खत्म हो जाते हैं और आंसर आ जाता है क्वेश्चन का वाई इज इक्वल टू सी एक्स। तो ये सिर्फ आप लोगों ने इस तरह लिखने का मकसद क्या था कि जो आपका आंसर सब टर्म्स लॉग में आएंगे, ये बात जहन में रखवाने के लिए ये मैंने एक एग्जांपल दी थी कि जब आपने डिफरेंशियल इक्वेशंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, अगर आपका सारा आंसर लॉग की शक्ल में आ रहा है तो कांस्टेंट के साथ आपने खुद से लॉग लिखा करना है। अच्छा, एक नेक्स्ट बात, अगर किसी क्वेश्चन की इंटीग्रेशन करते हुए सिर्फ y के साथ लॉग आ जाता है, मसलन मेरे पास ये क्वेश्चन है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई लिखा हुआ है, फर्जी मैंने एक क्वेश्चन लिखा, कोई कहता है सॉल्व दिस। तो सबसे पहले तो वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं, ये डी एक्स उधर चला जाएगा, वाई इस तरफ ले आओ, इस तरफ वाई आएगा तो ये वन ओवर वाई डी वाई बन जाएगा, और डी एक्स उधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर डी एक्स आ जाएगा। और आप चेक कर सकते हो वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं। आपने इंग्लिश में लाइन लिखनी है, इट इज़ वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन। और इंग्लिश में अगली लाइन लिखनी है टेक इंटीग्रल ऑन बोथ साइड्स। तो ये हर क्वेश्चन में आपने लिखना है, ये जितने इस एक्सरसाइज में आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, उसमें आपने करना यही है कि वेरिएबल्स को सेपरेट करके इंटीग्रल लेना है दोनों साइड्स पे। अच्छा, अब यहाँ मैं बता ही रहा था कि जब आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास एक साइड तो ये वन ओवर वाई डी वाई है और एक साइड जो सी एक्स स्क्वायर डी एक्स है। इसकी इंटीग्रेशन आएगी लॉग वाई,
इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी x³/3 + c करके। अब अगर आंसर में एक साइड पे लॉग आता है और दूसरी साइड पे लॉग नहीं आता, तो आपने इस लॉग को नेक्स्ट स्टेप में ख़त्म करना है और ये सारी टर्म्स की पावर में चली जानी है। अच्छा, अब ये कैसे होता है? यानी मैंने एंटी लॉग लिया दोनों साइड पे, बता देता हूँ उसका प्रोसीजर भी। फ़िलहाल जहन में रखेंगे, जैसे ही लॉग ख़त्म होगा ये सारी टर्म्स की पावर में जाएंगी। फिर किसी नंबर की, या कौन ये कोई फिक्स नंबर है मसलन, यानी आपके पास लिखा हुआ e⁻a+b, तो ऑब्वियसली इसे लिख सकते हैं e⁻a × e⁻b। दो एक जैसी चीज़ें मल्टीप्लाई हों तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। अब ये भी दो ऐड की शक्ल में लिखा हुआ है, तो इसे अलग-अलग लिखा। और ये कोई कांस्टेंट था c, तो ई भी कांस्टेंट होता है, 2.71 करके इसकी फिक्स वैल्यू होती है। तो ये इसका नाम आपने C1 फ़र्ज़ कर लेना है। तो ये सिर्फ लिखने का वे बता रहा हूँ कि आपके पास अगर सारा, मैंने अभी जो पिछली एग्जांपल बताई थी, अगर सारी टर्म्स का आंसर लॉग में आता है तो सी के साथ भी लॉग लिखना है। अगर वाई के साथ लॉग आता है और बाकी किसी टर्म के साथ लॉग नहीं आता, तो आपने एंटी लॉग ले के तो वाई का आंसर निकालना है। तो ये जो मैं बता रहा था कि ये कैसे होता है कि वाई इस पावर में चला जाता है, उसकी वजह भी बता रहा हूँ। कि देखो, अगर आपके पास कहीं लिखा हुआ log y = फंक्शन ऑफ कोई x, तो मैंने बोला है कि y के साथ log ख़त्म करके इसे की पावर में लिख सकते हैं। और ये लाइन से वापस इस लाइन पर कैसे जाया जा सकता है, उसके लिए अगर मैं इस स्टेप में दोनों साइड्स पे log ले लूँ, इस तरफ भी और इस तरफ भी, तो log की प्रॉपर्टी किसी नंबर की पावर लिखी हो तो पावर स्टार्ट में आ जाती है, और साथ ये log e है, और log e का आंसर होता है 1। आप कैलकुलेटर से इसे चेक कर सकते हो। तो इसका मतलब आपके पास ये सिर्फ बचता है विच इज़ दिस वैल्यू। तो इसका मतलब है कि हम लोग लिख सकते हैं, अगर y के साथ log हो तो log ख़त्म करें और की पावर में इस फंक्शन को ले जाएं। तो ये कुछ बातें थी जो एक्सप्लेन करना मैं ज़रूरी समझता था। अब एक्सरसाइज का बाकायदा तौर पे स्टार्ट लेते हैं। एक और चीज़, जो क्वेश्चन नंबर 1 है, आपने इस एक्सरसाइज का वो स्किप कर देना है, उसको आपने सॉल्व नहीं करना। इसका मतलब एक्सरसाइज का स्टार्ट ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास लिखा हुआ है क्वेश्चन, सॉल्व दिस इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx = -1। अच्छा, जब आपने इसको सॉल्व करना है तो बड़ा आसान है। वेरिएबल्स को, यानी आपका टारगेट अपने जहन में रखना है। आपने जब डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है तो वेरिएबल्स को सेपरेट करना है। वाई वाली टर्म उठा के मैं इस तरफ ले आऊँ तो 1/y के साथ आ जाता है dy, और ये dx उधर जाके माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर ऐसे आ जाता है। और जैसे ही आपको ये नज़र आएगा, आपने इंग्लिश में 2 लाइन्स लिखनी है, जो अब मैं नहीं लिख रहा, आप खुद लिखिएगा। इट इज़ वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन, टेक इंटीग्रल ऑन बोथ साइड्स। इसका मतलब इस तरफ भी इंटीग्रल लेना है आपने, और बेटा इस तरफ भी इंटीग्रल ले लेना है आपने। अच्छा, इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी log y, और इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी -x + c। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही इससे पिछले बात यही बताई थी कि अगर log सिर्फ y के साथ आता है तो log ख़त्म करके सब कुछ की पावर में ले जाना है। इसको आप ऐसे लिखिएगा, अलग-अलग सेपरेट करके, इसका नाम C1 फ़र्ज़ कर लेना। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का ये सोल्यूशन था। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 जो सॉरी, जैसे क्वेश्चन 2 किया वैसे क्वेश्चन 3 को भी सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन 3 लिखा हुआ है y/dx + x/dy = 0। अब इसको सेपरेट कैसे करना है? अगर dx और dy के दरमियान प्लस या माइनस का साइन आ जाता है, आपने एक टर्म जो dx dy में से एक टर्म उठा के राइट साइड पे ले जानी है, और dy वाली टर्म जो सी है वो इधर ही रहने दी, तो dx उठा के मैं दूसरी तरफ ले गया। अब वेरिएबल सेपरेट कैसे होंगे? dy के साथ y वाली टर्म आनी चाहिए, x उठा के उधर ले जाओ, y इधर ले आओ। जब x उस तरफ जाएगा तो 1/x होगा, और y इधर आके 1/y हो जाएगा। और जैसे ही ये अलहदा होगा, आपने इंग्लिश में 2 लाइन्स लिखनी है। इट इज़ वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन, टेक इंटीग्रल ऑन बोथ साइड्स। इस तरफ भी इंटीग्रल ले लेना है और इस तरफ भी आप इंटीग्रल ले लेना। बेटा इन दोनों की इंटीग्रेशन लॉग में आ रही है, log y, इसकी इंटीग्रेशन होती है log x, और जाहिर है सब कुछ लॉग में तो प्लस log c। ये इसकी इंटीग्रेशन का आंसर है। हाँ, आपको मैंने ये कहा था कि इसके बाद इसको लॉग में क्यों लिखे, क्योंकि सारी टर्म्स लॉग में हैं। एक और चीज़, क्या सर यहाँ तक आंसर छोड़ा जा सकता है? छोड़ दें, यहाँ log c लिखना ज़रूरी है, c लिख दें, ज़रूरी या फिक्स नहीं है। सिर्फ एक सिमिलैरिटी लाने के लिए आंसर को वो ऐसे लिखा जाता है। अगर आप c रहने देते हैं और क्वेश्चन यहीं छोड़ देते हैं तब भी आंसर ठीक है। अच्छा, 2 log माइनस हो रहे हैं अब ये,
तो ये log c लिखा हुआ है माइनस log x लिखा हुआ, तो इसे लिख सकते हैं log c ओवर x। जैसे मैट्रिक का रूल था log m माइनस log, मैट्रिक में ही रूल पड़ा हुआ था सॉरी, log m माइनस log n इज इक्वल टू log m ओवर n। तो उसी बेस पे इसको लिखा, और फिर दोनों तरफ एंटी लॉग लेना, आपने लिखना टेक एंटी, ऐसे कटिंग नहीं करनी, लिखना टेक एंटी लॉग। जैसे ही आप एंटी लॉग का लफ्स लिखेंगे y किसके बराबर आ जाएगा, c ओवर x के। अच्छा, अब यहाँ से एक चीज़ मेरे जहन में आई है, आप ये चीज़ चेक भी कर सकते हैं कि आपका आंसर ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर वाकई यही है जो मैंने आपके सामने लिखा है। तो इस गौर से देखो, जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ती है। अब अगर आंसर को चेक करना है यानी उल्टा वापस जाना है, तो इंटीग्रेशन का उल्ट प्रोसीजर, रिवर्स प्रोसीजर इंटीग्रेशन का होता है डिफरेंशिएशन। तो इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तब आप ये वेरीफाई कर सकते हैं आपका वाकई आंसर ठीक है या नहीं। मसलन अगर मुझे कोई कहता है सर ये चेक कर दें क्या ये आंसर वाकई ही ठीक है, तो गौर से देखो ये जो आंसर है, ये आंसर की वेरिफिकेशन कर रहा हूँ मैं। एक्स उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाए तो एक्स वाई इज इक्वल टू सी आ जाता है, और मैं इसका डेरिवेटिव लूँ, डिफ्रेंशिएट करूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डेरिवेटिव जब बेटा लेते हैं तो इस पर लगेगा प्रोडक्ट टूल, एक्स पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स प्लस दूसरा वैसे ही, और पहले का डेरिवेटिव 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। और आप चेक करो बटा लिखा हुआ डी एक्स, इसका दोनों साइड्स को डी एक्स से मल्टीप्लाई करें तो यही लाइन आती है, यही लाइन आती है, आप इसे चेक कर सकते हो। तो इस तरीके से आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कि आपका आंसर वाकई ठीक है या नहीं। ये क्वेश्चन का नंबर था, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4, 5 मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, वो आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ साइन वाई ओ सीकेंड एक्स, साथ लिखा हुआ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने का वेरिएबल सेपरेट करने हैं, डी एक्स उठा के उधर ले जाओ, आपके पास यहाँ रह जाएगा साइन वाई को सीकेंड एक्स, साथ है डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स। उसके बाद ये जो साइन वाई लिखा हुआ है ये डी वाई के साथ पड़ा रहने दो, को सीकेंड एक्स उठा के दूसरी तरफ ले जाओ, यहाँ आपके पास आएगा साइन वाई डी वाई इज इक्वल टू 1 ओवर को सीकेंड एक्स के साथ डी एक्स, और 1 ओवर को सीकेंड बेटा होता है साइन एक्स। तो इसका मतलब है वेरिएबल सेपरेट हो गए, वाई वाली टर्म्स एक तरफ आ गई और एक्स वाली टर्म्स दूसरी तरफ चली गई। आपने दो लाइंस लिखनी है, इट इज़ वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड टेक इंटीग्रल ऑन बोथ साइड्स। अच्छा, दोनों साइड्स पे इंटीग्रल ले लें, साइन वाई के साथ भी साइन एक्स के साथ भी। अच्छा, इसकी इंटीग्रेशन साइन की होती है माइनस कॉज वाई, फिर इसकी भी माइनस कॉज एक्स, तो प्लस सम कांस्टेंट आ गया। आप चाहो तो इस सवाल को यहाँ तक छोड़ सकते हो आंसर को, चाहो थोड़ा सा और ये कर सकते हैं, माइनस से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर दें, कॉज एक्स माइनस सी आ जाएगा, दोनों साइड्स पे इस कॉज को उठा के उस तरफ ले जाओ तो कॉज इन्वर्स आ जाएगा। वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स फंक्शन आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ तक आंसर लिखा हुआ भी ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का बेटा नंबर था क्वेश्चन नंबर 6। मैं चल रहा हूँ इससे आगे, क्वेश्चन नंबर जो 7 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ ध्यान आए। क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसको अगर आप लोग गौर से देखो तो क्वेश्चन 7 लिखा हुआ है एक्स डी वाई प्लस वाई इंटू एक्स माइनस 1 डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये है हमारा क्वेश्चन, और मैंने भी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन सॉल्व करते हुए बताया था कि अगर डी एक्स और डी वाई के दरमियान प्लस या माइनस आ जाए तो आप डी एक्स या डी वाई में से एक टर्म उठा के दूसरी तरफ ले जाया करो। ये मैं दूसरी तरफ ले गई, ये पहला स्टेप किया। उसके बाद डी वाई के साथ वाई वाली टर्म लेकर आए और ये एक्स उठा के दूसरी तरफ ले जाओ, तो इधर आएगा वाई उठा के जब लाऊंगा तो 1 ओवर वाई डी वाई एक्स उस तरफ जाएगा, तो ये मेरे पास उस सवाल की शक्ल आएगी। और अब आप चेक करें वेरिएबल सेपरेट हो गए। हाँ, एक काम ये किया जा सकता है, माइनस से आप इसे अंदर मल्टीप्लाई करें तो पहली टर्म नेगेटिव दूसरी पॉजिटिव हो जाएगी, क्वेश्चन की शेप कुछ ऐसे आ जाएगी। अच्छा, इंग्लिश में आपने दो लाइंस लिखनी है, इट इज़ वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन टेक इंटीग्रल ऑन बोथ साइड्स। इस तरफ भी इंटीग्रल ले लिया और बेटा इस तरफ भी इंटीग्रल ले लिया, जस्ट इंटीग्रेशन करनी है और आपके पास आंसर आ जाएगा। पहले तो ये चेक करो, ये बटा जो उनसे डिनोमिनेटर है इन दोनों के नीचे लैदा आएगा, जब इसके नीचे आएगा 1 के नीचे तो 1 ओवर एक्स, इसके नीचे आएगा तो ये 1 हो जाएगा, और इन दोनों की लैदा इंटीग्रेशन करनी है। 1 ओवर एक्स की इंटीग्रेशन होती है लॉग एक्स, 1 की इंटीग्रेशन होती है एक्स प्लस सम कांस्टेंट वाई, 1 ओवर वाई की इंटीग्रेशन लॉग वाई। और अब इसको सी के साथ लॉग नहीं लिखना बिकॉज एक टर्म ऐसी है जिसमें लॉग नहीं है,
अगर सब टर्म्स में लॉग आता तो फिर मैं लॉग यहाँ इन्वॉल्व करता। आप इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ तक चाहें तो छोड़ सकते हैं। अच्छा, एक और काम, वाई के साथ लॉग आ रहा है, अगर आप चाहें तो दोनों साइड्स पे एंटी लॉग लेके से मज़ीद भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन को यहीं छोड़ दीजिएगा, आंसर ये आ गया आपका। क्वेश्चन का नंबर था क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा हूँ, उसके बाद मैंने क्वेश्चन 9 10 आपके लिए छोड़ना है। 11th क्वेश्चन की तरफ फिर मैं आऊँगा। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर रहा हूँ। तो क्वेश्चंस जो मैंने छोड़ रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन का नंबर था 4 5, वो मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा है, और उसके बाद मैंने बोला है 9 10th मैंने आप लोगों के लिए छोड़ना है। ये 4 क्वेश्चंस आप लोगों ने करने हैं, और मैं चलूँगा क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो लिखा हुआ है x² + 1 ओवर y+1 इज इक्वल टू x ओवर वाई dy ओवर dx। ओके, ये मेरे पास सवाल है, इसको मैंने अब सॉल्व करना है। सबसे पहला काम तो ये करो कि लेफ़्ट साइड को राइट पे लिख दो, राइट को लेफ़्ट पे लिख दो। ये पहला स्टेप मैंने किया जी। उसके बाद सेकंड स्टेप आप ये करें कि y+1 वाली टर्म इस तरफ ले आओ, dx उधर ले जाओ, x इस तरफ ले आओ, तो वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे। क्या मैं कह रहा हूँ कि y+1 इधर ले आओ, ओवर y ऐसे ही है, साथ dy ऐसे ही है, ये dx उधर ले जाओ, x² + 1 के साथ dx जाके मल्टीप्लाई, और ये वाला x जो यहाँ मल्टीप्लाई और इस तरफ जाकर डिवाइड हो गया, तो लो वेरिएबल सेपरेट हो गए। इंग्लिश में 2 लाइंस लिखी, इट इज़ वेरिएबल सेपरेबल, गो एंड टेक इंटीग्रल ऑन बोथ साइड्स। तो इस तरफ भी इंटीग्रल ले लिया और इस तरफ भी मैंने इंटीग्रल ले लिया, तो अब मैंने इसकी इंटीग्रेशन करनी है। ओके, इसको ज़रा चेक करो सब लोग। जब आपने इसको सॉल्व करना है तो इसके नीचे y के नीचे ये वाला y आएगा तो यहाँ 1 आएगा, जब 1 के नीचे ये y आएगा तो ये वाली टर्म ऐसे आ जाएगी। सेम इसके नीचे बेटा जब ये आएगा तो ये x रह जाएगा, इसके नीचे आएगा तो 1/x करके आ जाएगा। और अब आपने इनकी अलग-अलग इंटीग्रेशन करनी है। 1 की इंटीग्रेशन तो y के रिस्पेक्ट हो जाएगी, सिंपल y। 1/y की होती है log y, इसकी हो जाएगी x²/2 प्लस 1/x की हो जाएगी log x, प्लस हम कांस्टेंट आ जाएगी। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन का नंबर था क्वेश्चन नंबर 8। लिख के बैठ के इसके बाद लेक्चर देखने के बाद इसकी प्रैक्टिस करिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसको देखो सब लोग। क्वेश्चन नंबर 11, तो आज के लेक्चर में जो है ना, मेरा जो टारगेट था वो था पहले 15 क्वेश्चंस के अंदर से एटलीस्ट आपको मैं कोई 8 या 9 क्वेश्चंस मेरा टारगेट जेन में था जो मैं करवाऊँगा। बाकी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है खुद। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आ रहा हूँ। dy/dx प्लस 2xy ओवर 2y+1 इज इक्वल टू x। तो ये है क्वेश्चन नंबर 11। इसके अंदर भी वेरिएबल्स को सेपरेट कैसे करना है। अगर किसी क्वेश्चन में, जैसे ये इस क्वेश्चन में आ रहा है, आगे भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं 2-3, जिसमें सवालों के अंदर आपको क्वेश्चंस के अंदर नज़र आएगा dy/dx प्लस करके कोई टर्म पड़ी हुई है। पहले dy/dx को एक तरफ रखना और बाकी सब कुछ उठा के दूसरी तरफ ले जाना। ये मैं दूसरी तरफ ले आया, उसके बाद इसका एलसीएम ले लो। अभी क्वेश्चन में स्टार्ट ही लिया वेरिएबल्स को सेपरेट करना। अच्छा, इसका एलसीएम लिया तो x के साथ जब ये दोनों जाके मल्टीप्लाई होंगे तो पहले आएगा 2xy प्लस x, आगे आखिर में ये वाला -2xy। एलसीएम लेने के बाद ये नज़र आ रहा है कटिंग हो रही है, x के नीचे 2y+1 बचा, लेफ्ट साइड dy/dx है, राइट साइड अब ये है। अच्छा, अब आपने वो प्रोसीजर शुरू करना है वेरिएबल्स को सेपरेट करने वाला। ये जो यहाँ लिखा उस तरफ ले जाओ, इस तरफ आके ये मल्टीप्लाई होगा 2y+1 के साथ आ जाएगा बेटा dy। ये dx उधर जाके x के साथ मल्टीप्लाई कर दो। लो वेरिएबल सेपरेट हुए तो आपने इंटीग्रेशन करनी है दोनों साइड्स पे। इस तरफ भी 2y+1 की इंटीग्रेशन और इस तरफ बेटा x के साथ dx की इंटीग्रेशन। तो ये मैंने इंटीग्रल ले लिया, इसकी अलहदा और इसकी इंटीग्रेशन करनी है। 2 के साथ y की बेटा इंटीग्रेशन होती है y²/2 प्लस 1 की इंटीग्रेशन जस्ट y, और x की इंटीग्रेशन होती है x²/2 प्लस सम कांस्टेंट। ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन का नंबर था क्वेश्चन नंबर 11। इसको भी देख लें आप लोग। मैं चल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 12 है उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ सबका ध्यान आ जाए। क्वेश्चन नंबर 12 है बेटा लिखा हुआ y(x²) माइनस y टाइम्स x² dy/dx, उसके बाद प्लस y² प्लस xy² इज इक्वल टू 0, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ भी नज़र आ रहा है कि dy/dx
के साथ प्लस करके कुछ पढ़ा हुआ, पहले तो ये प्लस की हुई टर्म्स को दूसरी तरफ ले गया। अच्छा, ये दूसरी तरफ चला गया। इधर मेरे पास ये जो दो हिस्से हैं इसके इनमें कुछ कॉमन है विच इज़ एक्स स्क्वायर। तो मैंने एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाला। इसमें भी कुछ कॉमन है विच इज़ माइनस वाई स्क्वायर। ये मैंने कॉमन बेटा आपके सामने निकाला है। अब मैंने इसको सॉल्व करना है। मेरे पास ये जो लिखा हुआ है ये मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन की शक्ल है। नहीं, अब इसको सॉल्व करना है। वेरिएबल सेपरेट कैसे होंगे? ये वाली टर्म इधर ले आओ और ये एक्स स्क्वायर उधर ले जाओ और डी एक्स भी उस तरफ ले जाओ, तो वेरिएबल सेपरेट। वाई स्क्वायर उठा के इधर लाए तो यहाँ आया 1 माइनस वाई के नीचे वाई स्क्वायर और साथ आ गया डी वाई। एक्स स्क्वायर उठा के उधर लेके गए तो -1 प्लस एक्स के नीचे आ गया एक्स स्क्वायर और ये डी एक्स यहाँ डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो गया। लो, वेरिएबल सेपरेट हो गए। आपने इंग्लिश में 2 लाइंस लिखनी है। इट इज़ वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन, टेक इंटीग्रल ऑन बोथ साइड्स। तो इस तरीके से आपने वेरिएबल्स को सेपरेट करना। अच्छा, इसकी इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। 1 माइनस वाई के नीचे वाई स्क्वायर के साथ डी वाई -1 प्लस एक्स के नीचे एक्स स्क्वायर के साथ डी एक्स आ गया। तो ये मेरे पास लिखा हुआ है। अब आपने बटे को यानी डिनोमिनेटर को दोनों टर्म्स के नीचे लहदा सेपरेट करके लिखा। इसके नीचे तो 1/y स्क्वायर, इसके नीचे जब ये आएगा तो एक y कैंसिल होगा, जस्ट 1/y रह जाएगा। और सेम इसी तरीके से जब 1 के नीचे एक्स स्क्वायर आएगा प्लस एक्स के नीचे आएगा तो ये रह जाएगा। तो ये मैंने वेरिएबल्स को सेपरेट करके लिखा है। अब ये y की पावर ऊपर जाके होगी -2, उसकी इंटीग्रेशन होती है एक पावर ऐड उसी से डिवाइड, माइनस इसकी इंटीग्रेशन होगी log y। सेम माइनस के साथ बेटा x की पावर ऊपर जाके -2 होगी, उसकी इंटीग्रेशन एक पावर ऐड उसी से डिवाइड, प्लस 1/x की इंटीग्रेशन log ऑफ x प्लस सम कांस्टेंट। चाहो तो क्वेश्चन को ऐसे ही छोड़ दो, चाहो एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लो, ये उठा कर नीचे ले आओ, माइनस से बेशक दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर दो, आपकी मर्ज़ी। नहीं तो यहाँ तक भी क्वेश्चन ठीक है, आप यहाँ तक आंसर लिख के छोड़ सकते हैं। ये हमारे क्वेश्चन का सलूशन था। क्वेश्चन का नंबर 12 था। मैंने चलना है क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो भी देख लो। क्वेश्चन नंबर 13 कुछ ऐसे लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा हुआ है बेटा, सीकेंट स्क्वायर एक्स टेंजेंट वाई डी एक्स प्लस सीकेंट स्क्वायर वाई टेंजेंट एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास एक सवाल है। क्वेश्चन का नंबर है क्वेश्चन 13। अच्छा, ये फिर उसी तरह आया कि दो टर्म्स हैं, एक डी एक्स वाली एक डी वाई वाली, जिनके दरमियान प्लस का साइन है। तो ये डी एक्स वाली टर्म उठा के दूसरी तरफ ले जाओ। यहाँ रह जाएगा सीकेंट स्क्वायर वाई टेंजेंट एक्स डी वाई इज इक्वल टू माइनस सीकेंट स्क्वायर एक्स टेंजेंट वाई डी एक्स। उसके बाद ये y वाली टर्म है dy वाली, तो इसके साथ y वाली टर्म्स आनी चाहिए। इस टेंजेंट को उठा के इधर ले आओ और ये टेंजेंट x इस तरफ ले जाओ। हमारे पास क्वेश्चन की शक्ल बनेगी सीकेंट स्क्वायर y ओवर टेंजेंट y के साथ dy इज इक्वल टू माइनस सीकेंट स्क्वायर x के नीचे टेंजेंट x dx। लो, वेरिएबल्स हो गए हैं सेपरेट। आपने इंग्लिश में 2 लाइंस लिखनी है। इट इज़ वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन, टेक इंटीग्रल ऑन बोथ साइड्स। अच्छा, इस तरफ भी इंटीग्रल ले लिया, सीकेंट स्क्वायर वाई के नीचे टेंजेंट वाई और डी वाई, और इस तरफ भी बेटा इंटीग्रल ले लिया, सीकेंट स्क्वायर एक्स के नीचे टेंजेंट एक्स और साथ आ गया डी एक्स। ओके, अब ये कोई फंक्शन है जिसका ऊपर पड़ा हुआ डेरिवेटिव, फंक्शन की पावर -1 है, ये ऊपर जाए तो उसकी पावर आती है -1, तो लॉगरिदमिक रूल लगेगा। इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी लॉग टेंजेंट वाई इज इक्वल टू माइनस के साथ ये भी इसका डेरिवेटिव है, तो फिर ये लॉग टेंजेंट एक्स आ जाएगा। और चूंकि सब टर्म्स लॉग में आनी है तो प्लस लॉग सी भी मैंने लिखा है। तो ये इंटीग्रेशन मैंने इसकी की है और ये 2 लॉग माइनस हो रहे हैं। थोड़ी देर पहले भी बताया था, इसे m/n वाले रूल के तहत c ओवर टेंजेंट एक्स लिखा जाएगा और फिर दोनों साइड्स पे आपने एंटी लॉग लेना है, यानी लॉग ख़त्म करना है। जब आप एंटी लॉग लोगे तो इस तरफ रह जाएगा टेंजेंट वाई और इस तरफ बेटा c ओवर टेंजेंट एक्स आ जाएगा। यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। आप इस क्वेश्चन के आंसर को ऐसे ही छोड़ेंगे। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मतलब उनके क्वेश्चंस मुझे ना अजीब से इरिटेटिंग से भी लगते हैं, इस सेंस में कि सर वो जो आंसर बुक के पीछे लिखा हुआ है ना वैसे नहीं आ रहा। तो पहली बात तो ये, बुक के आंसर्स को ना मैच ना किया करो, मुझे ये बात नहीं पसंद। मैं अपने स्टूडेंट्स को ये बात कह रहा हूँ, बाकियों से मैं नहीं ये कह रहा।
जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, इतना कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए, इतना कॉन्फिडेंस लेवल आपका होना चाहिए, जब आपने क्वेश्चन देखा है, क्वेश्चन सॉल्व ठीक हुआ हुआ है, आपको इससे कोई गर्ज नहीं है कि पीछे आंसर क्या लिखा हुआ है। सेकेंडली ये है कि अभी जैसे मतलब आप देखते हो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये इनडेफिनेट इंटीग्रल्स पे बेस कर रही है, ये कोई फिक्स आंसर नहीं है। मतलब मेरी मर्ज़ी मैं इस टेंजेंट को ऊपर करके लिखूं तो कोटेजेंट एक्स बन जाए, तो सवाल का आंसर होगा tan y इज इक्वल टू सी कोटेजेंट एक्स। मेरी मर्ज़ी मैं इस tan को उठा के उधर ले जाऊँ तो यहाँ आ जाए टेंजेंट एक्स टेंजेंट y इज इक्वल टू सी। मेरी मर्ज़ी मैं tan उठा के दूसरी तरफ ले जाऊँ तो y फंक्शन ऑफ x की शक्ल में नज़र आए, y इज इक्वल टू tan इनवर्स सी ओवर टेंजेंट एक्स। मैं उसी tan इनवर्स सी ओवर टेंजेंट को सी को टेंजेंट एक्स लिख दूँ, ये कोई फिक्स शक्ल नहीं है। अब ये ज़रूरी तो नहीं ना, हो सकता है बुक वाले ने यही आंसर जो बुक की बैक पे ये ना लिखा हो, तो ये छोड़ो। आप ये देखो कि आपने जो मेथड अडॉप्ट किया है, आप जो रूल ऑफ इंटीग्रेशंस लगा रहे हो, क्या वो ठीक है? अगर आप ये समझते हो, आपको इतना कॉन्फिडेंस है, तो इनफ। ये वो स्टूडेंट्स ऐसी बात करते हैं जिनमें कॉन्फिडेंस लेवल की कमी है, जो कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं करते और जो सिर्फ रट्टा लगाने की कोशिश करते हैं। मैथ्स में नहीं रट्टा चलता, मैथ्स में कॉन्सेप्ट्स चलते हैं। आपने वो कॉन्सेप्ट्स बेटा क्लियर करने हैं, अगर वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो बट ठीक है, बुक के आंसर को मैच करना कोई ज़रूरी नहीं होता। अच्छा, ये जो चीज़ है, ये क्वेश्चन का नंबर था क्वेश्चन नंबर 13। मैं चल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन 14 शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए पेपर में इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स वाई स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी एक्स। तो ये क्वेश्चन है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, इसका प्रोसीजर ज़रा चेक कर लो। देखो, इसमें ये पहला सवाल आया है जिसमें डी वाई बाई डी एक्स एक से ज़्यादा टर्म में है। तो पहले तो डी वाई बाई डी एक्स जितनी टर्म्स के साथ हैं उनको इकट्ठा करें, बगैर डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स को अलहदा करो। और एक चीज़ जो मेरे ज़हन में इस क्वेश्चन को करते हुए आई है, ये क्वेश्चन का नंबर था क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 और 16 अगर आप गौर से देखो तो दोनों सेम है, पर एक शॉर्ट है और एक लॉन्ग है। तो मैं दोनों करूँगा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 15 की बजाय मैं क्वेश्चन नंबर 16 करके दिखाऊंगा। तो 16 के बाद उनसे ना मैं चलो साथ ही 17 18 भी देखता हूँ इसी लेक्चर में अगर करने हैं। तो अदरवाइज़ ये है कि आप लोग 16 क्वेश्चन तक, चलो भी 15 क्वेश्चन तक जहन में रखो कि हमने करने थे इस लेक्चर में। बार लेक्चर की लेंथ को देख लेते हैं, पहले ये क्वेश्चन का सलूशन देखो। देखो बात ये, इस ब्रैकेट्स को ओपन करो तो y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2y² प्लस 2 टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है। अच्छा, ये डी वाई बाई डी एक्स टर्म उठा के उधर ले जाओ, क्योंकि ये नेगेटिव है तो उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगी। तो फिर ये टर्म उठा के इधर ले आओ, y माइनस 2y² इज इक्वल टू 2 टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा, इन दोनों में कुछ कॉमन है विच इज़ डी वाई बाई डी एक्स। कॉमन निकाला तो अंदर आ जाएगा 2 प्लस एक्स या एक्स प्लस 2, साथ ये टर्म लिखी हुई है। तो अब नज़र आ रहा है कि क्वेश्चन जो है उसमें वेरिएबल सेपरेट बड़े आराम सुकून से हो सकते हैं। पहले राइट साइड को लेफ़्ट पे लिखो और लेफ़्ट साइड को राइट पे लिख दो। ये लेफ़्ट वाली साइड आ गई जो पहले राइट थी, और ये राइट साइड आ गई जो पहले लेफ़्ट थी जी। अच्छा, ये डी एक्स उठा के इस तरफ लाओ और x प्लस 2 उठा के इधर ले जाओ, और ये सारी टर्म उठा के इस तरफ लाओ, तो वेरिएबल्स नज़र आ रहा है सेपरेट हो रहे हैं। 1 ओवर वाई माइनस 2y² के साथ dy, और ये दोनों उधर जाएंगी तो 1 ओवर x प्लस 2 के साथ dx आ गया। अच्छा, ये क्वेश्चन लिखते हुए मेरे दिन में शॉर्ट था। ये क्वेश्चन मेरी नज़र में इस एक्सरसाइज के पहले 14 सवालों का, 14 क्वेश्चंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। यानी पेपर में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। अभी मैं यहाँ तक पहुँचा, लेकिन मैं बता रहा हूँ वो जो 16th मैं कह रहा था लॉन्ग है, एक्चुअल में वो शॉर्ट है और ये लॉन्ग है, लेकिन हैं दोनों ही इम्पॉर्टेंट। 14 भी इम्पॉर्टेंट है और 16 भी इम्पॉर्टेंट है। आपके सामने यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, ये स्टेप्स मैं रेज कर रहा हूँ। आप लोगों ने ये क्वेश्चन को यहाँ तक देख लिया, अब आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी। वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं, इसलिए हमें दोनों साइड्स पे इंटीग्रल लेना है। वर्डिंग आप सबको मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ, आपने 2 लाइंस लिखनी है। क्या लिखनी है? इट इज़ वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन, टेक इंटीग्रल ऑन बोथ साइड्स। इस तरफ भी इंटीग्रल लिया और इस तरफ भी इंटीग्रल ले लिया। अब असल में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने की वजह सिर्फ इसकी इंटीग्रेशन है, इस पार्ट की। आप इसको गौर से देखो तो इसमें y कॉमन है,
तो अंदर आ रहा है 1 - 2y और साथ dy। ये है क्वेश्चन की शक्ल। अच्छा, जब आपने इसको यहाँ तक लिखा तो अब नज़र आ रहा है कि इसका डेरिवेटिव तो ऊपर नहीं पड़ा हुआ, इसके पार्ट्स आपके सामने बने हुए हैं। इसका मतलब इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करनी है। जिन लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन ही से इसको सॉल्व करना है उनको बता रहा हूँ कम अज़ कम इस क्वेश्चन को करने में 10 मिनट तो लगेंगे। आप लोग इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए स्टार्ट लेंगे रफ साइड पे। ये मैं वैसे दिखा रहा हूँ, a/y करेंगे, फिर b/1 - 2y करेंगे, जो 5वां चैप्टर आप पढ़ते आए हैं मैट्रिक लेवल में भी, फर्स्ट ईयर में भी। अब आप इसको सॉल्व करके बेटा ए और बी फाइंड करेंगे। जिसको ये काम करना पसंद है वो खुद इसको चेक करेगा और वो ए और बी फाइंड करेगा 9th क्लास के तरीके से, जो भी आपने पढ़ा हुआ है। अच्छा, लेकिन मैं इसका एक शॉर्टकट बता रहा हूँ पार्शियल फ्रैक्शन से बचने का तरीका। होती ये भी पार्शियल फ्रैक्शन ही है, लेकिन ये पार्शियल फ्रैक्शन से शॉर्टकट है। आपने इन दोनों में से जो बड़ी फैक्टर वाली वैल्यू है वो पहले लिख देनी है, और जो छोटे वाली वैल्यू थोड़ा गैप छोड़ के यहाँ खुद से वो लिखना है। सीखने की कोशिश करें जिसने ये सीखना है भाई, ट्रिक जो सा कि ये दोनों फैक्टर्स में से एक पहले लिख दें और दूसरा बाद में लिख दें, और फिर सोचें कि इसके साथ क्या है कांस्टेंट। कि जब मैं ब्रैकेट्स खोलूँ ऊपर मेरे पास तो यहाँ 1 लिखा हुआ है, तो मेरे पास 1 आना चाहिए और ये वेरिएबल्स कटने चाहिए। उसके लिए इसके साथ 2 लिखना ज़रूरी होगा और प्लस भी करना पड़ेगा। इसका मतलब है अब ये और ये आपस में कट जाए तो 1 ही ऊपर आता है। लेकिन ऐसा करने का फ़ायदा क्या होगा? ऐसा करने का फ़ायदा ये होगा जब ये सारा डिनोमिनेटर, दो चीज़ें ऐड हों, a प्लस बी के नीचे डिनोमिनेटर c लिखा हो तो c इसके नीचे लहदा आता है और b के नीचे लहदा आता है। जब ये सब कुछ इसके नीचे आएगा तो ये और ये कैंसिल होगा, तो जस्ट 1/y बचेगा। प्लस जब बेटा ये 2y के नीचे ये सब कुछ आएगा तो y कैंसिल होगा, 2 के नीचे 1 - 2y आ जाएगा। लो, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन हो गई। अब जिसको ये प्रोसीजर नहीं समझ आता, मैंने उसको कहा है कि वो जो ए बी वाला मेथड था उसके ज़रिए इसको सॉल्व करें, a1 आएगा और b2 आ जाएगा, जैसे मैंने लिखा था स्टार्ट में इस लेक्चर में, इस क्वेश्चन में। तो आपकी मर्ज़ी है, मैंने इसको इस वे से जो लिखा है, वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके रिवर्स करके इसको चेक करिएगा, यानी पीछे जाके इसको देखिएगा कि मैंने क्या बोला है, मेथड क्या अडॉप्ट किया है इसमें। अब आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी है। इसका डेरिवेटिव होता है -2, वो ऊपर पड़ा हुआ y के रिस्पेक्ट ना, माइनस की कमी है। इसका मतलब है जब आप इसकी लहदा इंटीग्रेशन करोगे 1/y की लहदा प्लस 2/1 - 2y की लहदा, और इस तरफ है 1/x + 2 के साथ dx उसकी अलहदा, तो खुद से माइनस से बाहर और अंदर मल्टीप्लाई कर लेना। और ये अब तीनों की इंटीग्रेशन ऑब्वियसली लॉग की शक्ल में आ जाएगी। उसकी वजह, इसका डेरिवेटिव 1 होगा y का विद रिस्पेक्ट टू y, वो 1 है डेरिवेटिव तो log y। इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ तो log 1 - 2y। इसका डेरिवेटिव भी 1 होगा तो log x + 2, और ऑब्वियसली सब कुछ लॉग में तो log c आ जाएगा। दो लॉग माइनस हों तो log m/n वाला रूल लगेगा। ये दो प्लस में लिखे हैं तो c × x + 2 आएगा, और जब दोनों साइड्स पे एंटी लॉग लेंगे तो ये लॉग फिनिश हो जाएगा। आपका आंसर आएगा y/1 - 2y = c × x + 2। ये क्वेश्चन का आंसर है। चाहो तो ये 1 - 2y दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई कर दो, बाकी ये क्वेश्चन यहाँ तक भी छोड़ा जा सकता है। क्वेश्चन का नंबर था 14, और चूंकि मैंने अब क्वेश्चन नंबर 14 जो कि लॉन्ग क्वेश्चन से सॉल्व कर दिया है, अब मैं क्वेश्चन नंबर 16 भी सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, जो है तो शॉर्ट क्वेश्चन लेकिन शक्ल उसकी इसी जैसी थी। ऐसे लगता था जैसे ही क्वेश्चन 14 की तरह ही सॉल्व होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। क्वेश्चन 16 मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। 15 क्वेश्चन फिर आप लोगों के लिए मैंने छोड़ा है। तो 16 में से ऑलमोस्ट मैंने आपके सामने 10 क्वेश्चंस कर दिए हैं, 9 या 10 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर दिए हैं, और बाकी आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है खुद। ये एक जैसे ही थे सारे क्वेश्चंस, और बड़े सोच समझ के मैंने उस क्वेश्चन स्किप किए हैं जो आप लोग इजीली सॉल्व भी कर सकें। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है इसमें भी dy/dx दो टर्म्स में आ रहा है। इसका मतलब ये सेम उसी तरह का है जो इससे पिछला 14th क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके दिखाया है। लेकिन ये शॉर्ट क्यों है, वो लॉन्ग क्यों है, उसके लिए जब आप ब्रैकेट्स इसके ओपन करेंगे तो आपको कुछ चीज़ें नज़र आती हैं। वो स्टेप देखें। 3 से मल्टीप्लाई तो 3, अच्छा यहाँ 3 है, साथ आपके पास लिखा हुआ है 3x dy/dx। अच्छा, उसके बाद ये dy/dx वाली टर्म
इस तरफ आ जाएगी, जब इधर आएगी तो ऐड होगी, ये 3 इधर आके माइनस कर दिया। यहाँ लिखा हुआ 3x dy बाई डी एक्स और साथ आ गया बेटा माइनस एक्स डी वाई और प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। तो ये मैंने टर्म्स को जगह चेंज किया, डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म एक तरफ लिखी, तो ये चेक करो ये तो 4x डी वाई बाई डी एक्स हो गया, पहले ऐसा नहीं था। और इसमें भी y वाली टर्म जस्ट यही है। और अब आपने वेरिएबल सेपरेट कैसे करने हैं, पहले तो 4x डी वाई बाई डी एक्स को इस तरफ लिखा और इस तरफ लिख दिया y-3। उसके बाद 4x और dx को उधर ले जाओ, y-3 इधर ले आओ, आपके पास वेरिएबल सेपरेट हो गए, 1/y-3 डी वाई इज इक्वल टू 1/4x dx। तो ये देखो मैंने वेरिएबल्स को सेपरेट किया है। इंग्लिश में 2 लाइंस लिखनी है और इंटीग्रल इसका 1 लाइन का, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है। अच्छा, जब इंटीग्रल लूँगा तो आपके पास यहाँ क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव 1 है जो ऊपर पड़ा हुआ, तो log y-3 1/4 के साथ बेटा 1/x की इंटीग्रेशन log x प्लस फिर log c आ जाएगा। अच्छा, अब इस 1/4 को x के ऊपर लेके जाया जा सकता है log की प्रॉपर्टी पावर रूल वाली, उसके तहत कि हमें ये पता है log m की पावर n लिखा हो तो n स्टार्ट में भी लिखा जा सकता है और n अगर स्टार्ट में है तो उसे पावर में लिखा जा सकता है। उसी बेस पे ही मैंने ऊपर पावर में लिखा है। और अब ये 2 log प्लस हो रहे हैं तो आप इसे प्रोडक्ट की शक्ल में लिख सकते हैं। इसका मतलब है log y-3 इज इक्वल टू log c इंटू एक्स की पावर 1/4। और फिर दोनों साइड्स पे एंटी लॉग लेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा y-3 इज इक्वल टू सी एक्स की पावर 1/4। ये क्वेश्चन का नंबर था क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 15 मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा है। क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 16 को भी और क्वेश्चन 14 को भी, जब मैंने समझाया जैसा उसको फॉलो करते हुए। मैं चलूँगा क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आ गया हूँ। क्वेश्चन नंबर जो 17 है, 17 है, वो बेटा क्वेश्चन लिखा हुआ है सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट वाई, साथ है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास सवाल है क्वेश्चन 17। ओके, ये सारी टर्म एक तरफ रहने दो, इसको उठा के दूसरी तरफ ले गया। टेंजेंट वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू बेटा आ गया माइनस सीकेंट एक्स। ये डी एक्स उठा के उस तरफ ले जाओ तो वेरिएबल सेपरेट हो गए। टेंजेंट वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस सीकेंट एक्स डी एक्स। आपने 2 लाइंस इंग्लिश में लिखनी है। इट इज़ वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। टेक इंटीग्रल ऑन बोथ साइड्स। इस तरफ भी इंटीग्रल ले लेना और इस तरफ भी इंटीग्रल ले लेना। अच्छा जी, इसकी इंटीग्रेशन जो सी है टेंजेंट की, वो होती है लॉग सीकेंट वाई। सीकेंट एक्स की इंटीग्रेशन होती है बेटा लॉग सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स। चूँकि सब कुछ लॉग में आया है इसलिए प्लस लॉग सी भी आएगा। और जब लॉग सी आएगा तो फिर 2 लॉग ये माइनस हो रहे हैं, ये प्लस के में साथ है और ये माइनस के साथ है, तो m/n वाला रूल c/दिस आ जाएगा, सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स। और फिर दोनों साइड्स पे बेटा आप लोगों ने लेना है एंटी लॉग। टेक एंटी लॉग। जब आप एंटी लॉग लेंगे तो ये लॉग फिनिश हो जाएगा, आपका आंसर आएगा सीकेंट वाई इज इक्वल, ये ख़त्म हो जाएगा और आपका आंसर आएगा सीकेंट वाई इज इक्वल टू c/सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स। क्वेश्चन को यहीं आंसर यहीं तक छोड़ दीजिएगा। ये क्वेश्चन का नंबर था क्वेश्चन नंबर 17। मैंने चलना है अब क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ जी। तो 18 तक जो क्वेश्चंस हैं उनमें मैंने वहाँ तक आते हुए टोटल 5 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए छोड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 18 भी सॉल्व करके दिखा रहा हूँ जी। ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स। ये हमारा क्वेश्चन है अब जी। और फिर गौर से देखो, अब इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करना है, वेरिएबल्स को सेपरेट करने का सोचना है, तो ये डी एक्स तो उधर जाना ही है, ये सारी टर्म भी उधर जाएगी। इसका मतलब यहाँ सिर्फ डी वाई रह जाएगा। यहाँ आएगा ई एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स ओवर ई एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स और साथ डी एक्स आ गया। और ये जैसे ही आपने ये अलग-अलग किया, आपने 2 लाइंस लिखनी है और फिर दोनों साइड्स पे इंटीग्रल ले लिया, इस तरफ भी और इस तरफ भी इंटीग्रल ले लिया। ये मेरे पास क्वेश्चन की शक्ल है और साथ आ रहा है डी एक्स। अब देखो, ये जो नीचे लिखा हुआ फंक्शन है, अगर आपसे कोई पूछे इसका डेरिवेटिव बताओ तो ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है ई की पावर एक्स और साथ एक्स का डेरिवेटिव 1, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है।
प्लस यानी वन लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस ई की पावर माइनस एक्स और साथ माइनस एक्स का डेरिवेटिव आता है माइनस वन। तो ये जो डेरिवेटिव है ये तो ऊपर पड़ा हुआ है, ये तो यही लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, तो लॉग की शक्ल में इसका आंसर आ जाएगा। डी वाई की इंटीग्रेशन जस्ट वाई आएगी, इसकी इंटीग्रेशन आएगी लॉग ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स और प्लस सम कांस्टेंट आ जाएगा, तो इसका मतलब ये इसका आंसर है। क्वेश्चन का नंबर था क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा, फाइंड किया जाता है जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन की टाइप इस्तेमाल हो रही है उसका नाम है वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। और उस डिफरेंशियल इक्वेशन में वेरिएबल्स को सेपरेट करके जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो वो कांस्टेंट इन्वॉल्व होता है सोल्यूशन के अंदर, उस सोल्यूशन को कहते हैं जनरल सोल्यूशन। तो इसका मतलब जब आपसे कोई कहता है इसका जनरल सोल्यूशन फाइंड करो, जनरल सोल्यूशन, तो जनरल सोल्यूशन के लिए आपने जस्ट सिंपली जैसे 18th क्वेश्चन तक सॉल्व किए हैं क्वेश्चन, उसी तरह पहले नंबर पे वेरिएबल्स को सेपरेट करने के लिए ये वाली टर्म उठा के दूसरी तरफ ले गए, दूसरी तरफ जाके ये ऐड होगी। अच्छा, उसके बाद इसमें से कॉमन नज़र आ रहा है, एक्स अंदर आ रहा है, वन प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ लिखा हुआ डी वाई बाई डी एक्स। उसके बाद डी एक्स उस तरफ ले जाओ, वन प्लस वाई स्क्वायर वाली टर्म इस तरफ ले आओ, आपके पास आ जाता है वन ओवर वन प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू बेटा एक्स के साथ डी एक्स। तो ये मैं सेपरेट कर चुका हूँ वेरिएबल्स को। इंग्लिश में आपसे कहा था कि दो लाइंस लिखनी है, इट इज़ वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन, टेक इंटीग्रल ऑन बोथ साइड। इसका मतलब इस तरफ भी इंटीग्रल ले लिया विद रिस्पेक्ट टू वाई और इस तरफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स जी। तो ये फॉर्मूला आप सबको पता होना चाहिए, फॉर्मूला था वन ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई का फॉर्मूला होता है वन ओवर ए टेंजेंट इनवर्स वाई ओवर ए प्लस सम कांस्टेंट। तो ये वो वाला रूल है फॉर्मूला इंटीग्रेशन का, आप लोगों ने देखा हुआ यहाँ ए की जगह वन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है जहाँ आंसर में ए है वहाँ वन आएगा, तो जस्ट ये tan इनवर्स वाई आ जाएगा, इसकी इंटीग्रेशन होगी tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स की इंटीग्रेशन होगी एक्स स्क्वायर ओवर टू और प्लस सम कांस्टेंट। तो ये इस सवाल का जनरल सोल्यूशन है, इस सवाल की इंटीग्रेशन हो चुकी है। जनरल सोल्यूशन क्या होता है, जब आप किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को बेटा सॉल्व करते हो तो उसके आंसर में कोई अननोन कांस्टेंट लाजमी इन्वॉल्व होता है। और एक चीज़ और बता रहा हूँ जो थोड़ी सी बहरहाल आपके लेवल्स से थोड़ा सा आगे चली जाती है, कि जितना किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है, यानी इसका डेरिवेटिव का ऑर्डर फर्स्ट है, तो इसका मतलब है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को आप सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो एक दफ़ा इंटीग्रेशन वन टाइम करनी पड़ेगी। अगर इसका ऑर्डर टू होगा तो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन निकालने के लिए आपको एक से ज़्यादा दफ़ा यानी टू टाइम्स इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। तो फिर इंटीग्रेशन जितनी दफ़ा करोगे उतनी दफ़ा उतने ही अननोन कांस्टेंट्स इसके सोल्यूशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं। बहरहाल आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन का फर्स्ट ऑर्डर है, इसलिए इसके सोल्यूशन में एक अननोन कांस्टेंट आ रहा है, तो जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू आप वेरी करते जाओगे तो ये सोल्यूशंस चेंज होते जाएंगे, इसलिए कांस्टेंट वाले इन्वॉल्व होते हुए सोल्यूशन को कहते हैं जनरल सोल्यूशन। अब इस क्वेश्चन का अगर आप क्वेश्चन बुक से पढ़ते हैं पेज 178 पे क्वेश्चन 19, तो उसमें लिखा हुआ है कि इसका जनरल सोल्यूशन भी फाइंड करो, आल्सो फाइंड पार्टिकुलर सोल्यूशन इफ़ y इज इक्वल टू वन व्हेन x इज इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब इसी सोल्यूशन में y की जगह आपने वन पुट करना है और x की जगह सिफर लगा के तो ये अननोन कांस्टेंट का आंसर निकालना है, और वो कांस्टेंट का आंसर इस सवाल के आंसर में पुट करेंगे कांस्टेंट की वैल्यू, तो सोल्यूशन की जो नई शक्ल होगी उसे कहेंगे वो पार्टिकुलर सोल्यूशन है। मैं एक दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ बात कि मेरे पास ये आंसर आया, इस पे कांस्टेंट की फिक्स वैल्यू नहीं है, लेकिन जैसे ही ये सब्स्टिट्यूशन की जाएंगी, यानी इफ़ y इज इक्वल टू वन एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, तो उससे होगा क्या, अब इस इक्वेशन के आंसर या इस सोल्यूशन के अंदर जो है y की जगह तो आ जाएगा वन, tan इनवर्स वन इज इक्वल टू एक्स की जगह सिफर आएगा तो ये ज़ीरो हो जाएगी टर्म, तो इसका मतलब यहाँ सिर्फ c रह जाएगा। और टेंजेंट इनवर्स 145 के बराबर होता है, कैलकुलेटर से आप चेक कर सकते हो। इसका मतलब है ये c की वैल्यू उठा के जब मैं इधर लगाऊंगा, पहले तो ये जनरल सोल्यूशन था, लेकिन अब जब मैं यहाँ c की जगह 45 लगाऊंगा, यहीं पाई बाई 4 लगाऊंगा, तो आंसर आएगा tan इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर टू प्लस पाई बाई 4। ये कहलाता है पार्टिकुलर सोल्यूशन। और पार्टिकुलर का मतलब है एक खास वैल्यू के ऊपर सोल्यूशन। ऑब्वियस बात है, अगर मैं y की जगह वन की जगह कोई और वैल्यू लगाऊंगा, मसलन मैं y की जगह जो है वन की बजाय
1/√2 लगा देता हूँ, या सिंपल जो सा है वो मैं सिफर लगा देता हूँ। तो अगर मैं सिफर लगाऊंगा तो ऑब्वियसली यहाँ tan इनवर्स सिफर आएगा, वो भी ज़ीरो हो जाएगा, सी की वैल्यू फिर ज़ीरो आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आंसर की शेप चेंज हो जाएगी। तो ये वाला आंसर इस खास पार्टिकुलर कंडीशंस पे है, इस वजह से इसे पार्टिकुलर सोल्यूशन बोला जाता है। क्वेश्चन का नंबर था क्वेश्चन नंबर 19। मैंने चलना है क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 20 जो है उसमें भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, dx/dt = 2x। वो कहते हैं इसका जनरल सोल्यूशन फाइंड करें। अच्छा, जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है तो उसी तरह वेरिएबल्स को सेपरेट करें, x उठा के इधर ले आओ और dt उठा के दूसरी तरफ ले जाए। लो, वेरिएबल सेपरेट हो गए, इंग्लिश में 2 लाइंस लिखी और इसकी इंटीग्रेशन कर ली। अच्छा, जब आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो इसकी इंटीग्रेशन आएगी log x, 2 के साथ डी टी की इंटीग्रेशन टी आ जाएगी, प्लस सम कांस्टेंट आ जाएगा। ये इसका जनरल सोल्यूशन आ गया। अब आपने साथ ही इंग्लिश में एक लाइन लिखी है, वो पढ़नी है। वो कहता है कि गिवन दैट x = 4 एट t = 0। इसका मतलब टी की जगह सिफर लगाऊंगा और x की जगह 4 लगाऊंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। ये जो मैंने इंटीग्रेशन आपके सामने की थी वो थी dx/dt = 2dt। अच्छा, ये यहाँ मैंने सोल्यूशन वैल्यू पार्टिकुलर लगाने से पहले मेरे जहन में एक बात आई। मैंने तुम लोगों से ये कहा था, अगर इस तरफ y वाली टर्म के साथ log आता है तो उसे ख़त्म किया करो, उसे e की पावर में से लिख दिया करो। इसको मैंने ऐसे लिख दिया, और ये e की पावर c को मैंने बताया था आपने c1 का नाम दे देना है। तो ये इसका जनरल सोल्यूशन है, x = c1 e⁻²t। ये इसका जनरल सोल्यूशन है। अब वो सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ कि वो कहता है x = 4 व्हेन t = 0, x 4 t = 0 के ऊपर वो लगा रहा हूँ। ज़रा इस सवाल के अंदर वो चेक करो, जब x की जगह 4 लगेगा, c1 के साथ बेटा e⁻t की जगह 0 आएगा, e⁻0 1 होता है, तो c1 की वैल्यू 4 आ जाएगी। लिहाजा अब सोल्यूशन के अंदर x = c1 की जगह आंसर आएगा 4e⁻²t। तो ये पार्टिकुलर सोल्यूशन है और ये वाला जनरल सोल्यूशन है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है कि पार्टिकुलर और जनरल सोल्यूशन दोनों लिखने हैं। क्वेश्चन का नंबर था 20। मैं चल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, 21st क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, 21वां जो क्वेश्चन है वो भी कुछ इसी तरह का है कि आपसे उसने सोल्यूशन मांगा हुआ एक डिफरेंशियल इक्वेशन का, विच इज़ ds/dt + 2st = 0। तो ये हमारा क्वेश्चन है जिसका हमने सबसे पहले जनरल सोल्यूशन लिख के दिखाना है। और ये ऐसे ही है, यहाँ y का रोल s प्ले कर रहा है, जैसे dy/dx होता है, उसमें y का रोल s प्ले कर रहा है और x का रोल t प्ले कर रहा है। तो हम करते क्या थे कि dy/dx इधर ही पड़ा रहने देते थे और xy वाली टर्म दूसरी तरफ ले जाते थे। उसके बाद ये dt इधर जाएगा, 2 और माइनस इसके साथ ही पड़ा रहेगा, सिर्फ s उठा के मैं दूसरी तरफ ले आए। तो इसका मतलब है ये मेरे पास वेरिएबल सेपरेट हो गए। इंग्लिश में 2 लाइंस लिखनी है और दोनों साइड्स पे इंटीग्रल ले लिया, इस तरफ भी 1/s के साथ भी और इस तरफ -2t dt के साथ भी मैंने इंटीग्रल ले लिया। इसकी इंटीग्रेशन लॉग में आ गई, इसकी इंटीग्रेशन -2 के साथ t की इंटीग्रेशन t²/2, जैसे x की होती है x²/2 प्लस सम कांस्टेंट, ये 2 और 2 कटा। और फिर उसी तरह आप करना कि s के साथ जो लॉग है उसे ख़त्म करें तो e⁻−t² + c आ जाएगा। तो ये मेरे पास जो आंसर आ रहा है, वो आंसर मेरे पास जो आ रहा है वो जनरल सोल्यूशन कहलाएगा। और इसको भी थोड़ा सा सेपरेशन करते हैं। इसकी सेपरेशन कैसे की जाएगी कि मेरे पास s लिखा हुआ है e⁻−t² और e⁻c आ गया, और इस e⁻c का नाम आप लोगों ने रख लेना है c1, जैसे पिछले क्वेश्चंस में किया है। तो c1e−t², ये मेरे पास जनरल सोल्यूशन की प्रॉपर शेप आ गई। अच्छा, अब आप लोगों ने यहाँ वो पार्टिकुलर कंडीशंस को यूज़ करना है। वो कहता है कि एट व्हेन s = 4e एट t = 0, या एट s = 4e व्हेन t = 0, ये बातें दोनों यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। s की जगह 4e लगाया, c1 के साथ e की पावर बेटा t की जगह 0 आया, और किसी भी नंबर की पावर 0 1 होती है, लिहाजा c1 का आंसर आ गया 4e। इस c1 के आंसर को इस जनरल सोल्यूशन के अंदर पुट करना है, तो s = बेटा आ जाएगा 4e × e⁻−t²।
अब चाहो तो इसे ऐसे ही छोड़ दो, चाहो ये भी ई है ये भी ई है, तो इन इस ई की पावर 1 है, इसकी पावर -t² है, दो ही जैसे नंबर्स मल्टीप्लाई हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। ऐसे इज इक्वल टू 4 × e⁻1 - t² इसका पार्टिकुलर सोल्यूशन है। ये क्वेश्चन का नंबर था, क्वेश्चन नंबर